गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सावन कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। SK साइन इंडिया 94 में आप सबों का स्वागत है। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है मेटाबॉलिज्म पर। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को जाना था, जो कि हर एक प्रकार के सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ग्लाइकोलाइसिस में जनरली हम लोग क्या देखे थे? ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये जाना था कि कोई भी शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज फ्रुक्टोज टूट करके पायरुविक एसिड में बदलते हैं, पायरुवेट में बदलते हैं। 10 स्टेप रिएक्शन था, एंजाइमेटिक सारे रिएक्शन हो रहे थे, कैटलिस्ट भी उसमें आ रहे थे। और ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट मिला था। अब इस पायरुवेट का कहाँ कहाँ यूज होगा, कहाँ कहाँ उपयोग होगा, उसको हम देखेंगे। तो पायरुवेट का एक यूज हमारे क्रेब्स साइकिल में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल होता है। एनारोबिक में तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, हम उसको बाद में देखेंगे। पायरुवेट को पहले हम लोग जानते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, सेलुलर एनर्जी कैसे हमको देगा, और वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही होता है। यानी वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है मॉलिक्यूल का, और उसके बाद क्या होता है, एनर्जी ढेर सारा मिलने लगता है। आज हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल, जो यूकारियोट में भी होता है और प्रोकारियोट में होता है। क्रेब्स साइकिल भी कई सारे रिएक्शंस का एक साइक्लिक है ना, साइक्लिक रिएक्शंस का एक बनते जाता है। यानी रिएक्शन होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर से जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बन जाता है, और ये चलता रहता है, इसलिए इसको साइकिल कहा गया है ना। रिएक्शंस बार बार ये होते रहते, रिपीट होते रहते हैं। तो हम लोग चले जानते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। जैसे कि हेडिंग में दिया हुआ है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स से ही पता चल रहा है कि ये किनका नाम है ना। क्रेब्स साइकिल एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था हैंस एडोल्फ क्रेब। उन्होंने 1937 में इसके बारे में बताया कि एरोबिक रिस्पायरेशन में एक चक्र चलता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और ये इसी से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। क्रेब्स साइकिल को हम लोग सेट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हमारा साइट्रिक एसिड है, साइट्रेट है। क्योंकि इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है, साइट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, या साइट्रेट उसके आयन को कहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इस साइकिल का नाम पड़ गया इसके फर्स्ट प्रोडक्ट पर ही, जिसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए हमारे सेल्स को जो एनर्जी मिलती है उसमें 70% के आसपास जो एनर्जी देने का काम करता है वो साइट्रिक एसिड साइकिल ही देता है। यानी ये साइकिल जो है मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है सेल को। अदर एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से भी हमको एनर्जी मिल रहे थे, वहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था, और भी आगे हम लोग देखेंगे ATS में, वहाँ भी हमको देखने को मिलेगा। सब कंबाइन करके तब पूरे सेल को एनर्जी मिलता है। लेकिन 65 to 70% जो एनर्जी मिलता है सेल को वो सेट्रिक एसिड साइकिल से ही मिलता है। सेट्रिक एसिड साइकिल का जो साइट है कहाँ पर ये होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को जाना था
ग्लाइकोलाइसिस को, तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे थे। लेकिन यहाँ साइट के साइटोप्लाज्म में हमको क्या देखने को, ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है यूकैरियोट में, यूकैरियोटिक सेल्स में। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली क्या होता है, उसके मैट्रिक्स में सेट्रिक एसिड साइकिल होता है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो चीज़ होता है, ठीक है, सेट्रिक एसिड साइकिल चलता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के लिए वो पावर हाउस का काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी वहाँ बनता है सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये जो प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल का, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होता है, और जो प्रोकार्योटिक सेल है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं सिवाय राइबोसोम को छोड़ के, है ना। राइबोसोम 70s राइबोसोम ही उसमें प्रेजेंट होते हैं, अदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं प्रोकार्योटिक सेल में। तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, सही बात है। तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो वहाँ के साइटोसोल में ही, यानी प्रोकार्योट के साइटोसोल में ही ये प्रक्रिया होती है और मैक्सिमम एनर्जी देने का काम होता है। जैसे कि हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को देखा था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे टूट करके 10 स्टेप रिएक्शन होते हैं, और वो टूट करके 2 मॉलिक्यूल क्या पायरुवेट एसिड बनाता है या पायरुवेट बनाता है। इस पायरुवेट अब ये 3 तरह से बढ़ सकते हैं, या तो ये पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में चले जाए और मैक्सिमम ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी का प्रोडक्शन करे, या फिर ये मसल्स में लैक्टिक एसिड बना दे, या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दे ईस्ट के द्वारा। वो एनएरोबिक होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है मसल्स में, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब एब्सेंट में जब फंगस को ईस्ट, जो यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट, उससे जब फर्मेंटेट कराया जाता है तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो वो जनरली क्या होता है, पायरुवेट ही वहाँ भी रॉ मटेरियल का काम करता है। तो हम लोग अभी एनएरोबिक की बात नहीं करेंगे, एरोबिक की बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुवेट बना है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, तो डायरेक्ट पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इन नहीं कर जाएगा। यहाँ होता क्या है कि जो पायरुवेट है यानी पायरुविक एसिड है, ये डिहाइड्रोजिनेट होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेट एक एंजाइम है, इसको डिहाइड्रोजिनेट करेगा और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जिस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन को कौन पकड़ लेगा, तो NAD+ ले लेगा और NADH+H+ आयन बनाएगा। यहाँ पर से हमको NADH2 मिल गया, और फिर यहाँ पर कोएंजाइम ASH आएगा जो क्या करेगा, कोएंजाइम किसको दे देगा, पायरुवेट को दे देगा, पायरुवेट को कोएंजाइम दे देगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा अपना। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है और कोएंजाइम जुड़ रहा है। जब पायरुवेट में कोएंजाइम A एसोसिएट होता है तब जाकर के बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है, जिसको हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम A कह रहे हैं, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये क्रेब्स साइकिल में इन करेगा, यानी क्रेब्स साइकिल का मतलब शुरुआत करेगा। अब कैसे करेगा, हमारे सेल्स में पहले से क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और यहाँ हम लोग कल देखे थे कि पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो यहाँ से एक कार्बन को रिलीज कर रहा है, तो अब 2 ही बचे। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या है कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ एसोसिएट होगा, जुड़ेगा, और यहाँ जुड़ने के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वाटर की भी इसको आवश्यकता होगी। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड आपस में मिलेंगे और एक एनाबॉलिक रिएक्शन होगा तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल की भी आवश्यकता होगी।
वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ यहाँ पर एक एंजाइम की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइट्रेट सिंथेटेज। यानी जो साइट्रिक एसिड का निर्माण यही करवाता है, साइट्रेट सिंथेटेज। ये सिंथेसिस करने का काम करता है किसको, साइट्रेट को, यानी साइट्रिक एसिड को। इसलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा साइट्रेट सिंथेटेज, जो क्या करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए को क्या कर देगा, एसोसिएट कर देगा। और यहाँ से रिलीज होगा क्या, आपको कोई एंजाइम जब इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा तो कोई एंजाइम को ये रिलीज कर देगा। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन मॉलिक्यूल जो होगा एसिटाइल कोई एंजाइम का, कोई एंजाइम तो वहां से रिलीज कर रहा है तो वो साइट्रिक एसिड में बदल जाएगा, यानी साइट्रेट में बदल जाएगा। तो हमारा जो साइकिल का जो फर्स्ट कंपाउंड है साइट्रेट, उसका निर्माण हो गया। इसलिए इस साइकिल का नाम पड़ा साइट्रिक एसिड साइकिल, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब साइट्रिक एसिड जो सिट्रिक एसिड जो है, जिसको इसके आयन को साइट्रेट कहेंगे, एकोनाइडेट एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, आइसोसाइट्रेट। यहाँ देख रहे हैं एक कंपाउंड बना है आइसोसाइट्रेट। साइट्रेट आइसोसाइट्रेट में कब कन्वर्ट होगा, जब एकोनाइटिक एंजाइम इस पे एक्ट करेगा। इसमें क्या करेगा, एक्ट करेगा। यानी साइट्रेट में जब क्या कौन एक्ट करेगा, एकोनाइटिक एक्ट करेगा, तो इसको बदल देगा ये आइसोसाइट्रेट में। किसमें बदल देगा, आइसोसाइट्रेट में। अब आइसोसाइट्रेट जो है ये क्या करेगा, आइसोसाइट्रेट यहाँ से एक एंजाइम आएगा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को ये रिलीज कर रहा है। तो आइसोसाइट्रेट से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो उसको कैच करने वाला भी कोई होगा, उसको पकड़ने वाला भी कोई होगा, उससे जुड़ने वाला भी कोई होगा, देगा तभी ना जब कोई लेने वाला होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NAD पहले से मौजूद है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगा ये उस हाइड्रोजन को कैच कर लेगा और NADH2 का फॉर्मेशन करेगा, यानी NADH प्लस H+ आयन बनेगा, उसको कैच कर लेगा। और यहाँ पर एक कार्बन और क्या हो गया, देख सकते हैं एक कार्बन और रिलीज हो गया, ये देख रहे हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हो गया। यहाँ तक तो 4 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ था, यहाँ 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये हो जाएगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ आने के बाद आइसोसाइट्रेट आने के बाद ये एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, मतलब यह 6 से एक कार्बन तो घट जाएगी। तो अब इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के एक्ट करने के बाद किसमें, आइसोसाइट्रेट में, तो वो बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरेट बनेगा, यानी अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा। और ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्या होगा, 5 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्या है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखिए अल्फा कीटोग्लूटेरेट जो है ये भी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। और ये रिलीज कौन करवाएगा, तो इस पर जो एंजाइम एक्ट करेगा अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब हाइड्रोजन को फिर से ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका नाम डिहाइड्रोजिनेज पड़ा। तो अल्फा ग्लूटेरेट से जब हाइड्रोजन को रिलीज कराएगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज कहलाएगा। और इस फिर हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए कौन यहाँ पर जैसे बैठा हुआ है, NAD+ बैठा हुआ है, जो हाइड्रोजन को लेगा और NADH+H+ बनाएगा। और साथ में ही इसमें ही कोई एंजाइम जो यहाँ हमारा काम आया था, कोई एंजाइम रिसर्च, वो फिर से क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटेरेट के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से फिर से रिलीज करा देगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अल्फा कीटोग्लूटेरेट कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, क्योंकि यहाँ पर कोएंजाइम हमारा जुड़ रहा है और हमारा एक नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा कौन, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्बन और रिलीज कर दिया है, कार्बन फिर से रिलीज हुआ है, तो अब यहाँ पर कितने कार्बन बच जाएंगे, 4 कार्बन बच जाएंगे, 4 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाएगा। यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम A में जो कार्बन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी।
और ये 4 चलता रहेगा आगे, और कहीं भी ये ना इसको कार्बन मिलने वाला है ना ये डोनेट करने वाला है। देखेंगे सक्सिनाइल कोई एंजाइम ए को क्या करता है, यहां से एक फॉस्फेट वो रिलीज करेगा, किसके प्रेजेंस में, तो सक्सिनाइल कोई एंजाइम ए सिंथेटेज के प्रेजेंस में। यहाँ पर कोई एंजाइम को सक्सिनाइल कोई एंजाइम क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा, कोई एंजाइम को, एंजाइम एक्ट करेगा सक्सिनाइल कोई एंजाइम ए सिंथेटेज, और यहाँ जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो रिलीज करेगा तो इसको भी कैच करने वाला कोई चाहिए। यहाँ पहले से ग्वानासाइन डाइफॉस्फेट यानी GDP मौजूद होता है, और GDP फॉस्फेट को लेकर के क्या बना देता है, GTP बना देता है, जो लगभग ATP के समान ही है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये ग्वानासाइन ट्राइफॉस्फेट है, यानी डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनता है जब इसको एक फॉस्फेट और मिल जाता है, और देता कौन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए देता है इसको फॉस्फेट, और यहाँ कोई एंजाइम फिर से यहाँ रिलीज हो जाता है, और फाइनली सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में, यानी सक्सिनाइल एसिड, सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है, उसके आयन को सक्सिनेट कहेंगे। अब सक्सिनेट क्या करता है, ये भी हाइड्रोजन को डोनेट करने का काम करता है, ये भी डिहाइड्रोजनेज होगा, इसमें भी डिहाइड्रोजनेज काम करेगा, क्योंकि सक्सिनेट से डिहाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका एंजाइम कौन हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज हो जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन रिलीज होगा, उसको पकड़ने वाला कोई होगा, तो यहाँ पर पकड़ने वाला अब हमारे पास FAD+ है ना, FAD है ना, और FAD क्या होता है, हाइड्रोजन को लेता है और FADH2 बनाता है, ये भी एनर्जी का ही एक सोर्स है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, इससे भी ATP बनेगा, जैसे कि NADH2 से भी बनेगा, GTP से बनेगा, और FADH2 से भी बनेगा ATP। फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन हो गया किससे, सक्सिनेट से, यानी सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन हो गया। फ्यूमेरेट में एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा, इससे पहले भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड कहाँ हुआ था, जब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिल रहा था, वहाँ भी एक मॉलिक्यूल वाटर यूज हुआ था, और दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ है, यानी अब तक हमारे पास 2 मॉलिक्यूल वाटर यूज हो चुके हैं। तो फ्यूमेरेट में एक एंजाइम एक्ट करता है फ्यूमेरेज, अब फ्यूमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर को लेगा और मेलेट का फॉर्मेशन कर देगा, यानी मेलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, क्यों, क्योंकि सक्सिनाइल कोएंजाइम ये जो 4 कार्बन का बना, इसके बाद फिर ये सारा 4 कार्बन ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के तक रहेगा। इससे पहले अल्फा कीटोप्रोटीक एसिड 5 कार्बन का था, यहाँ पर क्या हुआ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यानी एक कार्बन इसमें बाहर हुआ, 4 कार्बन का बन गया। सक्सिनेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, मेलेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, और ऑक्सिलर एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, यानी जो क्रेब्स साइकिल का शुरुआत किया ऑक्सिलर एसिटिक एसिड 4 कार्बन से, फिर से वो बन गया। तो फिर इसमें हुआ क्या, तो NADH2 का निर्माण हुआ, GTP का निर्माण हुआ, FADH2 का निर्माण हुआ, इसी का फॉर्मेशन इन्होंने किया, यही आगे चलकर क्या करेगा कि ATP का फॉर्मेशन करेगा, यानी ATP बनाएगा। तो मेलेट क्या किया, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेलेट भी डिहाइड्रोजनेज करेगा, यहाँ भी एक क्या बन रहा है, NADH+H बन रहा है ना, और यहाँ भी डिहाइड्रोजन मेलेट डिहाइड्रोजनेट एंजाइम्स में एक्ट करेगा, और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में पुनः बदल जाएगा, यानी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड साइकिल का शुरुआती दौर था, जब इस साइकिल को बना रहा था, जब रिएक्शन को शुरुआत कर रहा था, कौन, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये पुनः फिर बन गया, यानी ये हमेशा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता रहेगा, क्रेब्स साइकिल को कराता रहेगा, बनता रहेगा, क्रेब्स साइकिल को बनाता रहेगा, बनता रहेगा, और क्रेब्स साइकिल को कराता रहेगा, और हमें क्या मिलता जाएगा, NADH2 मिलता रहेगा, GTP मिलता रहेगा, FADH2 मिलता रहेगा, इस प्रकार से हमको एनर्जी का फॉर्म मिलता रहेगा, है। तो ये इसका मकसद सिर्फ इतना था कि इसमें से ज़्यादा हम क्या करें, NADH2 को या GTP को या FADH2 का निर्माण करा सकें।
फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि NADH2 से 3 ATP बनता है, FADH2 से 2 ATP बनता है और GTP से एक ही ATP बनता है, यानी एक ATP के बराबर का इसका पोटेंशियल होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने शुरुआत किया था और फाइनली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल गया। पुनः एक बार देखते हैं कि इसको क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है, ट्राइकार्बोनिलिक एसिड साइकिल के नाम से जाता है। इसको जो दिया था, इसको जो सबसे पहले है ना इंट्रोड्यूस किया था, या इन सारे रिएक्शन को जो सबसे पहले देखा था या इसको है ना, वो कौन थे? हैंस एडोल्फ क्रेब थे। क्योंकि इनका टाइटल ही क्रेब था, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल को नाम दिया गया क्रेब साइकिल। यानी क्रेब साहब जो थे हैंस एडोल्फ क्रेब, उन्हीं के सम्मान में क्रेब साइकिल इसको रखा गया। और ये कब दिया गया था क्रेब साइकिल? शुरुआत कब आया था ये? हैंस एडोल्फ क्रेब साहब ने कब इनके बारे में बताया? तो 1937 में आया। ये होता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया आप जान ही रहे हैं, इस प्रकार का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं, इसके मैट्रिक्स में क्या होते हैं? ये होता है क्रेब साइकिल होता है। लेकिन ये यूकारियोट की बात है, लेकिन प्रोकारियोट में साइटोसोल में ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर जिसको मेसोजोम कहते हैं, ठीक है, वहाँ होगा ये। तो संभवतः ये क्रेब साइकिल जो था, जिसमें कि स्टेरोइड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलता है, साइट्रेट बनता है, साइट्रेट एक्वानाइट्रेट के प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट बन जाता है, आइसोसाइट्रेट क्या है? डिहाइड्रोजनेट होकर के अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजन के प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज के द्वारा सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये फ्यूमेरेट बनाता है, फ्यूमेरेट क्या होता है? फ्यूमेरेट के प्रेजेंस में मेलेट बनाता है, मेलेट क्या होता है? डिहाइड्रोजन होकर के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, OCCI के नाम से भी हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, OCCI O अल्फा SSFM के नाम से भी हम लोग इसको शॉर्टकट इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं। यानी क्या बना? साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये हमारा साइट्रिक एसिड का मेन कंपाउंड है, जैसा कि देख सकते हैं आप। संभवतः ये आपको समझ में आया होगा क्रेब साइकिल। अब इसको देखेंगे, बस इसमें इतना याद रखना है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि पायरुवेट क्या था कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल गया, इसलिए 2 कार्बन हो गया। और 4 और 2 यहाँ 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल दोनों आपस में कंबाइन किया, एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ, साइट्रेट बना 6 कार्बन का, और फिर एक्वानाइट्रेट में फिर से एसिड बना, वो भी 6 कार्बन का था। यहाँ से क्या होता है? एक कार्बन से रिलीज होता है, तो और इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, ये क्या करेगा? 5 कार्बन का हो जाएगा। यहाँ एक और क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन का ही बन रहा है। उसके बाद इतने सारे भी है, सक्सिनेट हो, फ्यूमेरेट हो, मेलेट हो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल ही बन जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ एक और बात देख लेते हैं कि NADH कितना बना। NADH कितना बना? तो NADH2 हम इसको लिखना चाहेंगे 1 2 3, इसमें 3 NADH2 बना, ठीक है। उसका FADH2 कितना बना? FADH2 बना 1, और यहाँ पर GTP का फॉर्मेशन हुआ 1। तो ये हमारा क्या था? इसके अंदर की बात थी। लेकिन यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ भी एक NADH2 बना था, ठीक है। और यहाँ कहीं भी ATP का यूज नहीं हुआ। इसमें खास बात क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में तो ATP यूज हो रहे थे, पहले यूज हो रहे थे, बाद में वो ATP प्रोड्यूस भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब से पायरुवेट बना, वहाँ से कहीं भी ATP यूज नहीं हो रहा है, कहीं भी एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, बस एनर्जी बन ही रहा है, शुरू से ही बन ही रहा है। तो हम इसको है ना क्या करते हैं? 4 कर देते हैं। 3 अंदर का है, या 3 + 1 करते हैं, 3 + 1 करते हैं इक्वल टू 4 करते हैं। एक बाहर से है, बाहर से करने का मतलब पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था, तब क्या हुआ था? एक NADH2 बना था, उसका 3
इस साइकिल के अंदर में बना था, है ना। उसका एक FADS2 बना, उसका एक GTP का बना। इसको यदि कैलकुलेट करें तो एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, यानी ये 12 ATP यहाँ पर ये बना सकता है। FADH2 2 बना सकता है, तो दो ही, एक ही मॉलिक्यूल है तो 2 बना सकता है, और एक ATP है। तो टोटल कितने हो गए? 15 ATP हमारे क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं। हमारे क्रेब्स साइकिल से कितने मिलते हैं? 15 ATP मिलते हैं। आगे देखेंगे और क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा क्रेब्स साइकिल तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आगे इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो मैं लाता रहूँगा बायोलॉजी से रिलेटेड। ये आपका 11th में काम आने वाला है, नीट मेडिकल में काम आने वाला है, एग्रीकल्चर का एग्जाम देंगे वहाँ काम आने वाला है, पैरामेडिकल का एग्जाम देंगे वहाँ काम आने वाला है। या इसके अलावा आप यदि BSc MSc में हैं तो वहाँ भी इस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ जाएगा, तो वहाँ भी समझना पड़ेगा, वहाँ और भी डीपली आपको पढ़ना होगा, तो वहाँ भी ये ज़रूरी होगा। आप यदि नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CSIR का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ भी इस चीज़ को जानना होगा। वहाँ हालांकि और डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं और भी डीप में नेट लेवल का वीडियो बनाऊंगा। पहले मेरा ये शुरुआत है, आज मेरा ये 3rd वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने एजुकेटेड सावन को आप प्रमोट भी करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे, शेयर करके पहचान बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।